नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और जिस किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग विकास एवं पर्यावरण वाले यूनिट से, जिसको इंग्लिश में पीपुल एंड इन्वायरमेंट भी कहा जाता है, तो इस यूनिट से हम विगत वर्षों में पूछे गए 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के पार्ट 4 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आप सभी को इस यूनिट से 3 पार्ट ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं और इन सभी पार्ट्स में आपको 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे और सभी क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन करने का भी प्रयास किया है हर वीडियो में और कोशिश किया है कि आपको अच्छे तरीके से सेटिस्फाइड किया जाए। और इसके साथ ही साथ मैंने वीडियो के लास्ट में ये भी बोलता हूं कि किसी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपकी क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में पूछा करिए। तो इसी प्रकार से आज की इस वीडियो को हम कवर करेंगे। और एक बात और कि आप हो सके तो इन सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट की तरह भी अटेम्प्ट करें, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस सेट की तरह आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन मैंने पढ़ा और ऑप्शन भी बताया और उसके बाद से जो है कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे सकते हैं। अदरवाइज मैं क्वेश्चन का जो आंसर होता है उसका आंसर भी बताता हूं और उसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी करने का प्रयास करता हूं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन प्रकट करता है। तो आई होप कि आपको पता होगा कि नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है। अगर ये पता होगा तो आप आसानी के साथ जो है इसका आंसर दे पाएंगे। तो देखिए, पहला जो ऑप्शन दिया गया है उर्वरा मृदा, ताजा जल और प्राकृतिक गैस। बी ऑप्शन है आपका स्वच्छ जल और फास्फेट और जैव विविधता। और सी ऑप्शन है आपका मछलियाँ, उर्वरा मृदा और ताज़ा जल। और इसके साथ साथ डी ऑप्शन है आपका तेल, वन और ज्वार। तो अब आपको बताना है कि नवीकरणीय या प्राकृतिक संसाधन इन सभी में से कौन है। यही ऑप्शन जो है, मतलब सही आंसर जो है बताना है आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मछलियाँ, उर्वरा मृदा और ताजा जल जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले तो आप समझ लीजिए क्वेश्चन, आप यहाँ से समझ सकते हैं कि नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। तो देखिए, नवीकरण, जैसे आपको पता है कि प्राकृतिक संसाधन को 2 भागों में बांटा गया, एक तो नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन और एक अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत वे संसाधन आते हैं जिनको पुनः प्राप्त किया जा सके, यानी कि उनका पुनः भरण हो सके, तो वो प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आ जाएंगे, जिसमें आपका जो ताज़ा जल होता है या जो जंगल होते हैं, तो ये सभी आपके क्या होंगे कि नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आ जाएंगे, क्योंकि इनका पुनः भरण नेचुरल तरीके से होता रहता है, बशर्ते कि उसका दोहन बहुत ज़्यादा तेजी से ना हो। तो इस प्रकार से आपको नवीकरणीय संसाधन के बारे में भी पता चल गया, प्राकृतिक संसाधन के बारे में। फिर अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत वे संसाधन आते हैं जिनका पुनः भरण नेचुरल तरीके से नहीं हो सकता, जिसमें पेट्रोल है, डीजल है और भी ये प्राकृतिक गैस है। तो इनको जब हम जला देते हैं तो इनसे हमें कुछ या इनका पुनः भरण नहीं होता है, तो ये अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब बात कर लेते हैं अपने ऑप्शन के बारे में कि ये कैसे राइट है। तो देखिए, मछलियाँ, ये भी एक नेचुरल तरीके से इनका पुनः भरण होता रहता है। जैसे हम ओशियन से बहुत सारी मछलियों को निकालते हैं, उसका उपभोग करते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी बड़ी मछलियाँ जो होती हैं वो बच्चों को पैदा करती हैं और इस तरीके से ओशियन में मछलियों का जो एक लेवल है वो बना रहता है। लेकिन हमारा उपभोग अगर तेजी से होगा, जिस स्पीड से प्रकृति उनको रिकवर कर रही है या फिर से वहाँ पे बढ़ रही हैं मछलियाँ, तो अगर तेजी से उपभोग करेंगे तो क्या होगा, ये प्रभावित होगा आपका, यानी नेचुरल तरीके से ये जो पुनः भरण है ये पूरी तरीके से प्रभावित होगा, क्योंकि हमारा जो उपभोग की दर है वो बहुत ज़्यादा है। अब उर्वरक मृदा के बारे में बात कर ले रहे हैं। तो देखिए, हम उर्वरक मृदा जो है आपका अगर नेचुरल तरीके से नहीं होगी, जैसे कि आपको पता है कि अगर कोई भी चीज़, अगर अर्थ पे आपका पेड़ है, पौधा है, जो भी नेचुरल तरीके से जो उगने वाले पौधे हैं, तो वो बढ़ते हैं और एक समय बाद उनकी पत्तियां और उनकी टहनियां टूट कर नीचे गिरती हैं, तो वो अपघटित होकर फिर से मिट्टी में मिल जाती हैं। तो उन टहनियों में फास्फोरस, आयरन, तमाम तरह के जितने भी मिनरल्स होते हैं वो होते हैं और अपघटित होकर आपके मिट्टी में फिर से मिल जाते हैं। तो ये उर्वरक, यानी नेचुरल रूप से ये मृदा उर्वरित होती रहती है, उसमें जो भी मिनरल्स और जो भी पदार्थ चाहिए उसको उर्वरित बनाने के लिए, तो वो मिलते रहते हैं नेचुरल तरीके से। अब ताज़ा जल की बात कर लेते हैं। तो देखिए, ताज़ा जल में क्या होता है कि इसके सोर्स आपके 3-4 जो है कुछ प्रमुख सोर्स हैं, जिसमें आपका एक तो बारिश का पानी है, वो भी ताज़ा जल है। लेकिन बारिश का पानी हमेशा बारिश तो होता नहीं कि आप पानी को जो है कलेक्ट करके रख सकते हैं। एक तो ग्लेशियर, तो ग्लेशियर को आप तोड़ के पी नहीं सकते, और एक है आपका ग्राउंड वाटर और एक नदी का पानी। तो ज़्यादातर हम लोग इस्तेमाल ग्राउंड वाटर का करते हैं। तो अब क्या होता है कि
कि सभी लोग अपने पर्सनल हैंड पंप हो गया, पर्सनल समरसेबुल हो गया, इस तरीके के जो इक्विपमेंट जो कि ग्राउंड वाटर जो है ऊपर निकालता है, तो इससे क्या होता है कि सबसे ज़्यादा पानी का उपयोग होने लगा जो ग्राउंड वाटर है, और इसकी मेंटेनेंस कम होने लगी, यानी कि जो ग्राउंड वाटर का जो भरण होता है, पुनः भरण क्षमता, वो कम होने लगा। इसका कारण भी ये है कि बड़े बड़े शहरों में मेट्रोपॉलिटन सिटी बनने लगे, लोग कंक्रीट के घर बनाने लगे, इसके साथ ही साथ जो सड़कें कंक्रीट की होने लगी, मतलब सारा सरफेस जो एक तरह से एक लेयर से कवर कर दिया गया, जिससे कि नीचे पानी न जा सके, और वो पानी बह के कहां चला जाता है, नदियों में, और नदियों से महासागरों में। तो इस तरीके से जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो बढ़ नहीं पाता है, क्योंकि पानी नीचे तो जा नहीं पाता है ड्रेन होके। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। तो ये सभी, पहले तो आपको ये समझ लेना है कि ये सभी क्या है, आपके नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण है, मछलियां, उर्वरक मृदा और ताजा जल। अब ऊपर वाला देखिए ऑप्शन, उर्वरक मृदा, ताजा जल, प्राकृतिक गैस को अगर आप जलाएंगे तो ये पुनः प्राप्त आपको नहीं होगा, इसका पुनः भरण नहीं होता है, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। दूसरा ऑप्शन भी आप देखिए कैसे गलत है कि स्वच्छ वायु, फास्फेट और जैव विविधता, ये भी अगर इसका हास कर देंगे तो पुनः भरण नहीं हो पाएगा। तेल को भी जला देंगे और उसके साथ साथ, तो ये आपका पुनः भरण नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में हाल ही में प्रारंभ किए गए वायु गुणवत्ता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक को जो है सम्मिलित नहीं किया गया है, आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। देखिए पहला जो ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, और फिर उसके बाद से बी ऑप्शन है सूक्ष्म विविक्त पदार्थ, यानी जो पर्टिकुलेटेड जो मॉलिक्यूल होते हैं, छोटे छोटे जो कण, उसकी बात हो रही है, और सी ऑप्शन है ओजोन, और डी ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से कि भारत में हाल ही में, यानी कि 2015 का क्वेश्चन है, तो उस समय के हिसाब से ये पूछा जा रहा है कि प्रारंभ किए गए वायु गुणवत्ता सूचकांक में से निम्नलिखित में से कौन सा जो गैस है वो शामिल नहीं किया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन को जो है इस वायु गुणवत्ता सूचकांक में शामिल नहीं किया गया है। देखिए इसको शॉर्ट नेम से AQI के नाम से भी इंडिकेट किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है, उसको भी जान लेते हैं। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए इसकी शुरुआत जो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसको इंग्लिश में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी कहा जाता है, तो इसके तत्वाधान में जो है सार्वजनिक सूचना के लिए जो है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, जिसको शॉर्ट नेम में NAQI के नाम से जाना जाता है, यानी नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो इसकी जो है शुरुआत हुई। और इस सूचकांक के अंतर्गत जो है 8 जो है महत्वपूर्ण गैसों को चिन्हित किया गया कि इनकी मात्रा वायु में कम होनी चाहिए, नहीं तो वायु प्रदूषण जो है अपने हाई लेवल पे हो जाएगा और लोगों को समस्या होगी सांस लेने में। तो इन 8 गैसों में जो है कुछ आप नाम इसको याद रख सकते हैं, जैसे कि PM2.5, फिर उसके बाद से PM10, और उसके बाद से अमोनिया है, लेड है, नाइट्रोजन है, ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड है, ओजोन है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। लेकिन इसमें से आपको CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का नाम आपने नहीं सुना। तो ये 8 गैसें हैं और इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन को नहीं शामिल किया गया है, इसको आपको याद रखना है। आई होप कि CFC के बारे में आपको भी पता होगा कि CFC किस प्रकार की गैस है। तो ये क्या करती है आपको कि ओजोन जो लेयर हमारा है उसको ये डैमेज करती है, ये आपके पेट्रोल से चलने वाले गाड़ियों से निकलती है। तो ये गैसें काफ़ी जो है हमारा जो ओजोन लेयर है उसको क्षय पहुंचाता है। तो इसके बारे में आपको शायद डिटेल पता होगा। तो देखिए क्वेश्चन में डिटेल बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर सभी के ऊपर हम बात करें तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, चूँकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि पर्यावरण पर मानव विकास क्रियाओं का प्रभाव निर्धारित करने में कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो पर्यावरण पर जो है मानव क्रियाओं के प्रभाव के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मानव अगर विकास कर रहा है तो उनकी क्रियाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक, यानी सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे कारक के बारे में पूछा जा रहा है आप सभी से इन चारों विकल्पों में से। तो देखिए क्वेश्चन को अगर अच्छे से समझ लेंगे तो आप इसका आंसर भी अच्छे से कर पाएंगे। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है कि जनसंख्या प्रति व्यक्ति धनाढ्यता। धनाढ्यता का मतलब आय धन से संबंधित है ये। प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता। और बी ऑप्शन है जनसंख्या प्रति व्यक्ति धनाढ्यता और संसाधनों का दोहन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी।
सी ऑप्शन है वायुमंडलीय स्थितियां, जनसंख्या और वनाच्छादन, और डी ऑप्शन है जनसंख्या, वनाच्छादन और प्रति व्यक्ति भूमि। और ये क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट जून 2015 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो देखिए क्वेश्चन को आप पहले समझ लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि पर्यावरण पर मानव विकास का यानी कि मानव की विकास क्रियाओं का प्रभाव निर्धारित करने में कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो आपको उस कारक को बताना है जिसके कारण से पर्यावरण पे प्रभाव पड़ रहा है, और वो कारक किसका है, मानव उद्विकास, यानी मानव विकास कर रहा है, उन क्रियाओं के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या, मतलब जनसंख्या का भी डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है। पहले जनसंख्या कितनी थी, आज देखिए कितनी बढ़ गई है। प्रति व्यक्ति धनाढ्यता, यानी प्रति व्यक्ति धन की जो है कितनी वो है धन या आय कह लीजिए, ठीक है। और उसके साथ संसाधनों का दोहन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी। तो ये सभी मानव विकास क्रियाओं का प्रभाव जो होता है, और ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जो पर्यावरण पे प्रभाव डालते हैं। आपके बढ़ती हुई जनसंख्या का मतलब है आबादी ज़्यादा होगी, तो आप जो है अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे, आप फैलेंगे, आप जंगलों को काटेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे, आप जंगलों के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे डिस्टर्बेंस होगी, तो सीधे पर्यावरण पे आपका प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या से भी प्रति व्यक्ति धनाढ्यता, यानी प्रति व्यक्ति अगर आय भी आप बढ़ाते हैं या धन की उपलब्धता भी करते हैं तो उससे भी पर्यावरण पे आपका प्रभाव पड़ेगा। ऐसा नहीं कि धन तो आसमान से आएगा नहीं, जितने भी नेचुरल रिसोर्स हैं, जो भी हैं खनिज पदार्थ जो भी कुछ है, तो आप उन्हीं को लेंगे या उसको परिवर्तित करके उसका इस्तेमाल करें या उसको बेचे, वाला की बात है। फिर संसाधनों का दोहन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी, यानी कि जो भी संसाधन आपके नेचुरल है, जो भी हम टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं या जो भी प्रौद्योगिकी हम डेवलप करते हैं, तो उससे भी पर्यावरण पे प्रभाव पड़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ता है। तो कोई भी प्रौद्योगिकी, चाहे ड्रिल मशीन हम खरीद लिए या क्रेन खरीद लिए, तो उससे बहुत जल्दी खुदाई करके नीचे जितने भी मिनरल्स है, रिसोर्सेज है, उनको निकाल लेते हैं। पेड़ की कटाई जंगलों की जल्दी से कर देते हैं मशीनों को डेवलप करने के बाद। तो ऐसे जो है पर्यावरण पे प्रभाव पड़ता है, किसके कारण, मानव की विकास क्रियाओं के कारण। क्वेश्चन को आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा और आंसर भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे बेसिकली यही पूछा जा रहा है कि पर्यावरण पर मानव के विकास क्रियाओं का क्या प्रभाव है, और प्रभावित करने वाले जो महत्वपूर्ण कारक है उन्हीं को हमको इन चारों विकल्पों में से बताना था, जिसमें आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर। आप अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा, ये सभी प्रमुख कारण है पर्यावरण को प्रभावित करने में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव उत्पत्ति संबंधी गतिविधि 2/3 से अधिक वैश्विक जल उपभोग के लिए उत्तरदायी है, आपको बताना है। 2/3 यानी 3 भाग पानी का है, तो 2 भाग पानी का इस्तेमाल जो है पूरे विश्व भर में मानव के द्वारा किस क्रिया में किया जाता है, उसी के बारे में बताना है। तो देखिए यहाँ पे पहले कृषि दिया गया है, बी ऑप्शन जल से बिजली उत्पादन दिया गया है, सी ऑप्शन उद्योग दिया गया है, और डी ऑप्शन घरेलू और नगरपालिका द्वारा उपभोग। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सबसे राइट आंसर हमारा हो जाएगा, इन चारों विकल्पों में से सबसे करेक्ट आंसर वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 कृषि। तो विश्व में सबसे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल जो है एग्रीकल्चर में किया जाता है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से कौन सी मानव उत्पत्ति संबंधी गतिविधि है, यानी मानव के द्वारा, कृषि देखिए मानव के द्वारा ही की जाती है, तो ये मानव उत्पत्ति संबंधी गतिविधि है। और इसमें विश्व का जो है 2/3 पानी का इस्तेमाल जो है होता है, और उसके लिए कृषि जिम्मेदार है। अब बाकी के बचा जो 1/3 पानी है, यानी कि इसमें का एक भाग जो आपका बाकी का बचा है वो अन्य कार्यों में इस्तेमाल होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल पानी का विश्व भर में कृषि में इस्तेमाल किया जाता है, और ये मानव उत्पत्ति संबंधी गतिविधि है। तो आप सोच सकते हैं कि पानी का कितना इस्तेमाल होता है। तो नेचुरल रूप से हमें जो मिलता है उसे ज़्यादातर लेना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज हम अपने हिसाब से अगर सिस्टम को बिल्ड करेंगे, इकोसिस्टम में डिस्टर्बेंस करेंगे, तो बहुत सारी समस्या हमको देखने को मिल सकती है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया भी होगा और क्लियर भी हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि किसी देश से कुल CO2 के उत्सर्जन के संदर्भ में सही को पहचानिए, यानी कि सही क्रम को हमें बताना है CO2 उत्सर्जन के क्रम में। तो देखिए पहला जो ऑप्शन दिया गया है US, चीन, भारत और रूस, यहाँ पे कामा होगा। फिर बी ऑप्शन है चीन, US, भारत, रूस। फिर उसके बाद से सी ऑप्शन है चीन, US, रूस और भारत। फिर उसके बाद से डी ऑप्शन है US, चीन, रूस, भारत। तो आपको बताना है कि CO2 उत्सर्जन के क्रम में, यानी कि सबसे पहला स्थान किसका है, दूसरा किसका है, तीसरा किसका है, चौथा किसका है, इस तरीके से आपको क्रम में लगाकर सही आंसर बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, चीन, US, भारत, रूस।
और ये रिपोर्ट जो है आपकी 2014 की है, तो करेंट टाइम में ये ऊपर नीचे वेरी कर सकता है, यानी कि कोई देश पीछे जा सकता है और आगे आ सकता है। तो एक रिपोर्ट मेरे पास थी 2017 की, और ये ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के मुताबिक इसको रिपोर्ट को तैयार किया गया था 2017 में। तो इसके अनुसार टॉप 4 जो देश हैं जो सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करते हैं, उसके नाम आपको याद कर लेने हैं। सबसे पहला आपका चीन है, सबसे पहले चीन है पहले नंबर पे। ये जो पूरे टोटल है 100% में से ये 27% कार्बन का उत्सर्जन करता है पूरे विश्व में। आपको पता है ये पहले नंबर पे 2017 की रिपोर्ट के अनुसार है, हो सकता है 18 या 19 में फिर से अगर सर्वे हुआ कोई रिसर्च हुआ हो तो उसमें रिपोर्ट कोई अलग हो सकती है। तो दूसरे नंबर पे आपका आता है इसमें अमेरिका आ जाता है दूसरे नंबर पे, अमेरिका। इसका जो कंट्रीब्यूशन है इसमें वो है आपका 15% का। फिर उसके बाद से तीसरे नंबर पे आपका आ जाता है यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय यूनियन जो यूरोपियन कंट्री आपकी, यूरोपीय यूनियन, ठीक है। इसका जो कंट्रीब्यूशन है आपका वो है आपका 10% का। और उसके बाद से लास्ट में चौथे नंबर पे आपका आता है भारत। तो भारत का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 7% का। विश्व के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 7% का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है। और ये जो रिपोर्ट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ये 2017 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, हो सकता है 2019 में रिसर्च हुआ हो, 20 में हुआ हो या 18 में, तो कोई नए रिसर्च, लेकिन फिलहाल में मुझे जैसे मैंने रिसर्च किया, खोजबीन किया, तो ये रिपोर्ट मुझे मिली। तो इसके अकॉर्डिंग आप याद कर सकते हैं, अगर आने वाले समय में जो पेपर होंगे क्वेश्चन पूछेंगे तो इसके अकॉर्डिंग पहले नंबर पे चीन है 27% का, फिर अमेरिका 15%, और यूरोपियन यूनियन में कई सारे देश आते हैं 10%, और भारत का जो कंट्रीब्यूशन है वो 7% का। हो सकता है भारत के संदर्भ में ही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अब बाकी का बचा जो आपका, ये तो टोटल अगर हम करते हैं तो आपका 59% हो जाता है। ये चारों देश का हम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन अगर टोटल करते हैं तो ये 59% हो जाता है। तो बाकी का जो आपका 41% है वो मतलब 41% का उत्सर्जन कौन करता है, तो ये बाकी का जो 41% है वो बाकी के जो बचे देश हैं वो करते हैं, यानी कि बहुत सारे देश हैं उसमें, लेकिन ये 4 देश मिलकर 59% कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। इसको आप याद रखिए। अब कार्बन डाइऑक्साइड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके बारे में इतना चर्चा क्यों होता है, तो आपको पता है कि ये क्या है, एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है, और इसकी अधिकता के कारण हमारा क्या होता है, ग्लोब जो है गर्म होता है। और ग्लोब जब गर्म होगा तो क्या होगा, जलवायु परिवर्तन होगा। और जलवायु परिवर्तन होगा तो कहीं पे आपके जो जहां पे मानसून ठंडा मौसम ठंडा होता होगा वहां पे गर्म हो जाएगा, और कहीं पे ग्लेशियर पिघलने लगेगा जिससे समुद्र का जलस्तर बढ़ने लगेगा। मतलब तापमान आपके ग्लोब का गर्म होगा तो आपका मतलब बहुत ज़्यादा जो है पर्यावरण भी प्रभावित होगा, इसके साथ साथ मौसम भी प्रभावित होता है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है सम्मिलित करें और सही कोड की पहचान करें। तो ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है, आइए इसको मैच कर लेते हैं। और नीचे कोड भी दिया गया है, अपने मैचिंग के अकॉर्डिंग सही आंसर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक तरफ दिया गया है कई सारे दिवस दिए गए हैं जो डे मनाए जाते हैं, दूसरी तरफ कब मनाए जाते हैं उसके संदर्भ में दिया गया है। तो पहला जो दिया गया है यहाँ पे, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। तो अब ये क्यों मनाया जाता है, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक, जितने भी दिवस होते हैं या डे होते हैं उसके प्रति जागरूकता के लिए जो है मनाए जाते हैं। अब दूसरा हो गया विश्व जनसंख्या दिवस, तो ये कब मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। फिर तीसरे नंबर पे है विश्व ओजोन दिवस, तो ये कब मनाया जाता है, तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहले पे यहाँ पे मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखना है इसको। फिर लास्ट में है विश्व एड्स दिवस, तो ये कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस मतलब जो ओजोन से क्षय हो रही है हमारी ओजोन लेयर यहाँ पे, उसके प्रति जो है यहाँ पे जागरूकता के लिए, यानी जो CFC गैस है उसको कैसे कम किया जाए, तो इसके लिए ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। एड्स के प्रति जागरूकता के लिए 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, एड्स जो बीमारी है उसके प्रति कैसे लोगों को जागरूक किया जाए। तो ये जितने भी दिवस है वो जागरूकता के लिए जो है मनाए जाते हैं ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके इसके प्रति। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर भी हो गया होगा। पहले यहाँ पे देखिए कूट के अकॉर्डिंग जो हमने यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन हो मैचिंग वाला आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम में भी आपसे पूछ सकता है क्योंकि ये डे वाले क्वेश्चन कई सारे एग्जामों में पूछा जाता है, तो इसको आपको याद कर लेना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको भी देखते हैं। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत नहीं है, आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है।
पहला है आपका स्वच्छ वायु, बी है ताज़ा पानी और सी है उर्वरक मिट्टी और नमक। तो देखिए इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन मैंने अभी ऊपर आपको कराया है, तो मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में मुझे दें, और उत्तर अगर आपको नहीं पता होगा तो भी मैं कमेंट बॉक्स में आप सभी को आंसर कर दूंगा, और कोशिश करूंगा कि इसको एक्सप्लेन जो भी हो 2-4 लाइन में उसको भी मैं कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, लेकिन आप प्रयास करिएगा कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे पाए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे लिखे इकाइयों से आवाज़ की उच्चता मापने के लिए कौन सी इकाई प्रयुक्त होती है, आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है डेसिबल, बी ऑप्शन है हर्ट्ज, सी ऑप्शन है फोन और डी ऑप्शन है वाट्स मीटर। तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि आवाज़ की उच्चता यानी कि आवाज़ की जो तीव्रता होती है उसको किस में मापा जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 डेसिबल। तो आवाज़ की जो तीव्रता होती है या उच्चता होती है उसको डेसिबल में मापा जाता है। और बाकी ये ऑप्शन देखिए आपका फ़ोन ये ऐसे ही रॉन्ग दिख रहा है, बाकी वाट्स मीटर ये किसी और का है, क्योंकि ये आवाज़ की उच्चता को मापने के लिए नहीं, हर्ट्ज जो है आवृत्ति का मात्रक है। तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के संदर्भ में। आवाज़ की उच्चता मापने के लिए डेसिबल का इस्तेमाल होता है, ये डेसिबल इकाई है इसकी। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि ताज़ा जलाशयों में जैविक प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत क्या है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। ताज़ा जलाशयों में आप मान लीजिए झील हो सकता है, आपका नदी हो सकता है, तो आपको यह बताना है कि इन जलाशयों में जैविक प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत क्या है इन चारों में से। पहला जो ऑप्शन है नगरीय क्षेत्र से प्रवाह, बी ऑप्शन है कृषि फार्मों से प्रवाह और सी ऑप्शन है मल जल का बहिस्त्राव और डी ऑप्शन है औद्योगिक जल का बहिस्त्राव। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है कि ताज़ा जलाशयों में जैविक प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी मल जल का बहिस्त्राव। ये जो है ताज़ा जलाशयों में जैविक प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत होता है, आपको याद कर लेना है। तो देखिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दूं कि घरेलू तथा सार्वजनिक मल जल में जो है मुख्यतः भोजन अवशेष और घर में प्रयुक्त जल तथा शौचालय में प्रयुक्त होने वाला जल आता है, और इसके प्रदूषक तत्व में अनेक प्रकार के जो है जीवाणु, खमीर, फफूंद तथा हेल्मोन्ट्स विषाणु के अंडे मिलते हैं। और ये फिर जब ताज़ा जलाशयों में जाएं या नदियों में जाएं, जो साफ नदियां हैं, तो वो क्या करेंगे, वहाँ पे जीवाणु, खमीर, फफूंद इस तरह की प्रवृत्तियाँ क्या करेंगे, पैदा हो जाएगा। बेसिकली होता क्या है कि पानी में जो है ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है, कम हो जाता है इनके मिलने से। ये मल जल बहिस्त्राव अगर पानी में जाएगा, आपका ताज़ा जलाशय हो गया या नदी में जाएगा, तो उसमें जो ऑक्सीजन लेवल है उसका कम हो जाएगा। जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा तो उस पानी में रहने वाले जो इकोसिस्टम के तहत जो छोटे मोटे जीव या मछलियां कुछ भी हो तो वो भी प्रभावित होंगी। ऐसा नहीं कि हम मल जल बहाएंगे तो वो अमृत की तरह पूरा साफ करता जाएगा, चाहे जलाशय हो या नदी हो। जैसे गंगा नदी की ही बात होती है, तो हम जरूरत से ज़्यादा अगर उसमें मल जल बहाएंगे तो वो भी गंदी हो जाएगी। यमुना का हाल आपको पता ही है। तो यहाँ पर इसको आपको याद रखना है, मल जल का बहिस्त्राव जो है ताज़ा जलाशयों में जैविक प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत होता है। और एक पॉइंट यहाँ पर और मैं बता देता हूँ कि एक भारतीय परिवार जो है एक सप्ताह में कम से कम 50 केजी कूड़ा जो है उत्पन्न करता है या फेंकता है, यूँ कह लीजिए 50 केजी कूड़ा। तो आप सोचिए कि ये कूड़ा कहाँ जाता है। ये कूड़ा आपसे ही जनरेट होता है। आप क्या पूरे मतलब पूरी दुनिया में सभी लोग जो है कोई भी संसाधन इस्तेमाल करें, तो कोई पैकेट में चिप्स लाएं, कोई पैकेट में कुछ भी खाने का पदार्थ लाएं, तो अब वो पैकेट जाता क्या है, हर पैकेट रिसाइकल नहीं होता। जितने भी प्रोसेस्ड प्लास्टिक होते हैं जिसमें बहुत सारा पेंटिंग और कलर होता है, उनको प्रोसेस नहीं हो पाता है वो, तो वो कहाँ जाएगा, इधर उधर कूड़े के रूप में फैलेगा, या तो जलाएंगे तो एयर पोल्यूशन होगा। तो ये कूड़ा को आप कम नहीं करेंगे तो फिर पोल्यूशन का जो 3 कैटेगरी, आप चाहे एयर पोल्यूशन हो गया, जल प्रदूषण हो गया, ठीक है, फिर आपका ध्वनि, तो ये सारे किसके कारण होते हैं, बेसिकली एयर पोल्यूशन और जल प्रदूषण जो है इसके कारण से आपका हो सकता है। 50 केजी कूड़ा जो है प्रत्येक परिवार से जो है आपका एक सप्ताह में निकलता है। भारत का ये आंकड़ा है, विश्व में और भी आंकड़े अधिक हो सकते हैं, क्योंकि विश्व के लोग भी जितने भी संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ भी ये समस्या देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि लहर एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें क्या होता है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है कि भारी मात्रा में सामग्री का उद्भेदन होता है,
और बी ऑप्शन है यहाँ पे कि ज़बरदस्त हवाएं चलती हैं, और सी ऑप्शन दिया गया कि जल की बलवती लहरें उठती हैं, और डी ऑप्शन है ज़बरदस्त हवाएं और बलवाती लहरें उठती हैं। तो आपको बताना है कि लहर एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें क्या होता है। ये तो एक प्राकृतिक आपदा है, ये तो पता है, लेकिन इसमें होता क्या है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। भारी मात्रा में सामग्री का उद्भेदन होता है आपका। लहर एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें भारी मात्रा में सामग्री का उद्भेदन होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि लहर एक प्राकृतिक आपदा है, ये तो आपको पता है, जिसमें भारी मात्रा में सामग्री का उद्भेदन यानी कि इरप्शन होता है। और इसमें जो बेसिकली होता है वो समुद्री लहरों में औपचारिक रूप से आधुनिक युग की प्राकृतिक आपदाओं में जो है इसको गिना जाता है, जो आपकी लहर होती है। और इसके अंतर्गत होता ये कैसे है कि समुद्र की तलहटी के नीचे या इसके समीप ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा जो है इसकी बेसिकली उत्पत्ति होती है, किसकी, लहर की। तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया। लहर एक प्राकृतिक आपदा है और ये एक आधुनिक आपदा के अंतर्गत गिना जाता है। और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा इसकी उत्पत्ति होती है, ये भी आपको याद रखना है। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन के भयावह परिणामों से बचने के लिए विश्व के सभी देशों में यह सहमति है कि औद्योगिक समय की औसत तापमान की वृद्धि की तुलना में धरती के सतही तापमान को किस सीमा से आगे न बढ़ने दिया जाए। यानी कि तापमान की वह सीमा कौन सी है इन चारों विकल्पों में से जिसको मतलब उस तापमान से ऊपर जो है उसको बढ़ने न दिया जाए, उसके ऊपर यहाँ पे बात की जा रही है। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन है 2 डिग्री सेल्सियस से लेके 3.5 डिग्री सेल्सियस, और सी ऑप्शन है 0.5 डिग्री सेल्सियस से लेके 1.0 डिग्री सेल्सियस, और डी ऑप्शन है 0.25 डिग्री सेल्सियस से लेके 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1.5 डिग्री सेल्सियस से लेके 2 डिग्री सेल्सियस से आगे जो है इस तापमान को बढ़ने न दिया जाए, यहाँ पर जो है ये सहमति हुई। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। तो देखिए वर्ष 2010 में कानकून जो कि मैक्सिको में पड़ता है, वहाँ पर जलवायु परिवर्तन से संबंधित समझौते हुए। इसमें यह बात हुई कि जलवायु परिवर्तन के भयावह परिणाम से बचने के लिए विश्व के सभी देशों में एक सहमति बनी। उसके लिए यह बात हुई कि औद्योगिक समय की औसत तापमान की वृद्धि की तुलना में धरती के सतही तापमान जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस के आगे बढ़ने न दिया जाए, नहीं तो इसके भयावह परिणाम हो सकते हैं। तो ये आपको पता रहना चाहिए। अब ये कब हुआ था, वर्ष 2010 में कानकून जो कि मैक्सिको में पड़ता है, वहाँ पर एक समझौता हुआ था। किसके संदर्भ में, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में समझौते हुए थे कि जो आपके धरती का या ग्लोब का जो भी है औसत तापमान जो है ज़्यादा नहीं बढ़ने दिया है, कितने से 1.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसको आपको याद रखना है। देखिए क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन वहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र जो होता है वो किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। पहला जो ऑप्शन है पर्यावरण मंत्रालय के अधीन, बी ऑप्शन है जल संसाधन मंत्रालय के अधीन, सी ऑप्शन है गृह मामले के अधीन जो है, और डी ऑप्शन है रक्षा जो है मंत्रालय के अधीन। तो यहाँ पे टाइप में थोड़ा सा मिस्टेक है, रक्षा हो जाएगा। तो आपको इन चारों विकल्पों में से सही आंसर बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, गृह मामलों के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र जो है काम करता है। तो आपको इसे याद रखना है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन मंत्रालय जो है केंद्र के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन को शॉर्ट नेम में यानी इंग्लिश में NDMA जो है कहा जाता है। तो इसके बारे में भी आपको पता रहना चाहिए, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो NDMA का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र बोलते हैं। ठीक है, तो आपको इसे याद रखना है।
तो ये किसके अंतर्गत आता है? गृह मामले के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय के अधीन आता है। अब आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो देखिए इसमें भारत का प्रधानमंत्री जो होता है इस संस्थान का जो है अध्यक्ष होता है, आपको याद रखना है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। अब देखिए इसमें आगे एक पॉइंट और है कि यह संस्थान जो है 42 सदस्यों की टीम होती है। एक तरह से क्या होती है? यह संस्थान 42 सदस्यों का एक निकाय है जिसमें प्रख्यात विद्वानों, वैज्ञानिकों एवं चिकित्सकों के अलावा भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के विभिन्न नोडल मंत्रालय एवं विभागों के सचिव तथा राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक अनुसंधान एवं तकनीकी संगठन के प्रमुख शामिल होते हैं। तो इन 42 जो मेंबर हैं इसमें कौन कौन शामिल होता है? तो जो प्रख्यात विद्वान होते हैं वो, वैज्ञानिक शामिल होते हैं, चिकित्सक होते हैं, इसके अलावा भारत सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न जो नोडल मंत्रालय एवं विभागों के सचिव होते हैं वो भी होते हैं, और राष्ट्रीय लेवल के जो वैज्ञानिक होते हैं जो अनुसंधान करते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। और देखिए ये बेसिकली मैचिंग वाला क्वेश्चन है, और यहाँ पे सूची 1 एक तरफ दिया गया है, एक तरफ सूची 2, तो इसे हमें मैच करना सूची 1 को सूची 2 से। तो देखिए यहाँ पे कुछ डिजास्टर दिया गया है, यानी आपदा कह सकते हैं, और उससे संबंधित यहाँ पे सेकेंड सूची में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें उसके साथ मैच करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया बाढ़ के बारे में, तो बाढ़ को मैच करेंगे हम किसके साथ? चौथे के साथ। बाढ़ क्या हालत पैदा करता है? अति वर्षा एवं जल का असमान वितरण जो है क्या होता है? बाढ़ के हालात पैदा करते हैं। यानी कि जो जल का वितरण है बरसात के समय में जो है इस जल का असमान वितरण, यानी कहीं भी फैल जाना, मानव बस्तियों तक चले जाना, तो ये बाढ़ के कैटेगरी में इस तरीके से आ जाता है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया कि बाढ़ के द्वारा क्या होता है? अति वर्षा यानी ज़्यादा वर्षा एवं जल का असमान वितरण बाढ़ जैसे हालात पैदा करते हैं। अब दूसरा है यहाँ पे सूखा। तो देखिए सूखा किससे मैच करेगा? वो आपका पहले के साथ मैच करेगा। सूखा के अंतर्गत जो है पर्याप्त अवधि में वर्षा का न होना, यानी कि एक टाइम पीरियड में जो जल की हमें आपूर्ति चाहिए उसका न मिल पाना सूखा का हालात क्या करता है? सूखा के हालात पैदा करते हैं। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, वन विहीन क्षेत्र हो सकते हैं, उसके कारण से भी सूखा वहाँ पड़ सकता है, तो ये आपको याद रखना है। फिर तीसरे नंबर पे है आपका भूचाल। अब देखिए भूचाल क्या होता है? तो ये आपका दूसरे के साथ मैच करेगा। धरती की चट्टानों में उठती लहरों के मार्ग में हलचल पैदा करना। तो देखिए कि धरती से मैंने आपको कई बार बताया कि पृथ्वी के गर्भ में जो एक लेयर है जहाँ पे जो है लिक्विड फॉर्म में तरल पदार्थ हैं और उसमें से कई सारे गैसें निकलती हैं, ऊर्जा निकलती हैं, तो वो ऊर्जा विमुक्त होती हैं बाहर की तरफ, और उनके रास्ते में अगर कोई भी चट्टान हो या कुछ भी तो वो क्या करेंगे? उसको पुश करेंगे। तो वो जब पुश होगा या धरती हिलेगी तो हम उसको हलचल को महसूस करेंगे, तो क्या कहते हैं? हलचल हो रही है, भूचाल आ गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि धरती की चट्टानों में उठती लहरों की मार्ग में हलचल पैदा करना उसको भूचाल कहते हैं। अब डी ऑप्शन है ज्वालामुखी। तो ये देखिए अब तीसरे के साथ ये मैच करेगा। ये आपका हो जाएगा एक छिद्र जिससे पिघले हुए पदार्थ निकलते हैं। तो जो वो लिक्विड फॉर्म में हमारा नीचे का लेयर, तो वही लिक्विड जो है एक छिद्र के फॉर्म में जो है ऊपर निकलता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आपको मैच कर लेना है, और नीचे कूट दिया होता है, आपको कूट में से अपने मैचिंग के अकॉर्डिंग जो है सही आंसर ट्रिक कर लेना होता है। तो देखिए जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी वायुमंडल में लघुतम समय तक ठहर पाती है, यानी कम समय के लिए जो है वो हमारे वायुमंडल में रहती है। पहला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है मीथेन और डी ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड। तो आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन चारों विकल्पों में से या इन चारों गैसों में से, ग्रीन हाउस गैसों में से कौन सी वायुमंडल में लघुतम समय या कम समय के लिए ठहर पाती है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। तो मीथेन जो है ग्रीन हाउस गैसों में जो है सबसे कम समय यानी कि लघुतम समय तक ठहर पाती है ये गैस मीथेन, आपको ये याद रखना है। अब इसका कारण क्या है? क्योंकि इसका द्रव्यमान जो है अन्य गैसों की अपेक्षा कम होता है, जिसके वजह से ये गैस क्या होती है कि वायुमंडल में लघुतम समय तक ठहर पाती है, या लघुतम यानी कम समय तक रह पाती है। आपको इसे याद रखना है, किसके कारण? द्रव्यमान जो है इसका अन्य गैसों से कम होता है, इसी के कारण। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन प्रदत्त कूट से करें। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है और कौन से स्टेटमेंट गलत है और उसके अकॉर्डिंग कूट में से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो पहले एक कथन को हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे। देखिए पहला यहाँ पे बताया जा रहा है कथन में कि देश में सर्वाधिक सौर विकिरण राजस्थान में है। दूसरा है वायु ऊर्जा में भारत देश जो है विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। और तीसरा यहाँ पे दिया गया वायु ऊर्जा की सर्वाधिक मात्रा तमिलनाडु से प्राप्त होती है। और चौथा दिया गया भारत में यूरेनियम की प्राप्ति का प्रमुख स्रोत जादूगुड़ा है। तो अब बताना है कि इन चारों कथनों में से कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इन चारों विकल्पों में से सही आंसर आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा जान भी लेते हैं। तो देखिए पहला जो बोला जा रहा है यहाँ पर कि देश में सर्वाधिक सौर विकिरण राजस्थान में प्राप्त होता है, सही बात है, तभी तो वो इतना गर्म है। तो यहाँ पर ये पहला आपका जो स्टेटमेंट है क्या हो जाएगा, सही है। दूसरा देखिए क्या यहाँ पे बताया जा रहा है कि वायु ऊर्जा में भारत देश विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, ये गलत है। विश्व का जो है वायु ऊर्जा में ये 6ठा सबसे बड़ा देश है, इसको आप याद रख लीजिएगा। भारत जो है विश्व में 6ठा सबसे बड़ा देश है किसमें, यहाँ पे वायु ऊर्जा के क्षेत्र में, ये याद रखना है, 5वां नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे तीसरा बताया जा रहा है कि वायु ऊर्जा की सर्वाधिक मात्रा तमिलनाडु से प्राप्त होती है, तो ये भी गलत है। वायु ऊर्जा की सर्वाधिक मात्रा जो है आपका गुजरात के तटों से प्राप्त होती है, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ से प्राप्त होती है, गुजरात राज्य से प्राप्त होती है सबसे ज़्यादा वायु ऊर्जा की मात्रा। तो ये भी आपका गलत है, यहाँ पे ये दोनों कथन गलत हो गए, दूसरा और तीसरा। और चौथा देखिए बताया जा रहा है कि भारत में यूरेनियम की प्राप्ति का प्रमुख स्रोत क्या है, जादूगुड़ा है। तो देखिए ये सही है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जादूगुड़ा जो है एक गांव है, कहाँ का, झारखंड राज्य में सिंहभूम नाम का एक जिला है, उस जिले में जादूगुड़ा नाम का एक गांव है और इसी गांव में से जो है यूरेनियम निकाला जाता है। तो आप इस तरीके से इसको समझ लीजिए, झारखंड में सिंहभूमि जिले में जादूगुड़ा एक गांव है जहां से यूरेनियम निकाला जाता है। ये भारत का प्रथम यूरेनियम जो खदान कह सकते हैं। और ये यहाँ पे यूरेनियम कब से निकाला जाता है, तो 1977 से, आई थिंक यहाँ पे 1967 से जो है आपका यूरेनियम यहाँ पे निकाला जा रहा है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर भी हो गया। तो इस तरीके से मैंने आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने का प्रयास किया। देखिए किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17 है, इसको भी देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कोड के उपयोग की सहायता से अपने सही उत्तर का चुनाव कर सकते हैं। तो देखिए पुस्तकों से संबंधित क्वेश्चन था जो कि यूजीसी नेट दिसंबर 2013 में पूछा गया था आपका लोक विकास एवं पर्यावरण वाले यूनिट में। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले पुस्तक दी गई है लिमिट्स टू ग्रोथ, दूसरी पुस्तक है साइलेंट स्प्रिंग और तीसरा है आवर कॉमन फ्यूचर और चौथा है रिसोर्सफुल अर्थ। तो इसे हमें क्या करना है कि सही क्रम में लगाना है, यानी कि सबसे पहली पुस्तक कौन सी है जिसका पहले प्रकाशन हुआ, फिर दूसरी, इस तरीके से 1 2 3 4 करके ऑर्डर वाइज लगाना है। सबसे पहली पुस्तक को ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर इस तरीके से इसको क्रम में लगा लेना है। तो चलिए इसको लगा लेते हैं क्रम में और इसके बारे में थोड़ा सा जान भी लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले नंबर बुक आएगी क्रम में आपका, वो है आपका साइलेंट स्प्रिंग। ये जो है शांत झरना से संबंधित एक पुस्तक थी और इसका पब्लिकेशन हुआ था आपका 1962 में, याद रखना है। फिर दूसरे नंबर पे जो बुक आपकी आ जाएगी वो है लिमिट्स टू ग्रोथ और ये जो है समृद्धि की सीमाओं से संबंधित एक बुक थी और इसका जो पब्लिकेशन हुआ था वो 1972 में आपका हुआ था। कब हुआ था, 1972 में। और तीसरे नंबर पे जो बुक आएगी अवर कॉमन फ्यूचर, यानी कि यहाँ पर है अवर कॉमन फ्यूचर। ये जो है आपका हमारा साझा भविष्य से संबंधित पुस्तक थी और इसका पब्लिकेशन कब हुआ था, 1983 में जो है इसका पब्लिकेशन हुआ था। कब हुआ था, 1983 में। और फिर चौथे नंबर पे आपका आ जाएगा रिसोर्सफुल अर्थ और ये जो है पृथ्वी के संसाधन से संबंधित पुस्तक लिखी गई थी और इसका पब्लिकेशन जो है 1984 में हुआ था। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपको सही क्रम में इसको लगा के जो है यहाँ पे सही आंसर का चुनाव करना है। तो सबसे पहले कौन सा था, यहाँ पे साइलेंट स्प्रिंग पहले नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे यहाँ पे आपका लिमिट्स टू ग्रोथ था, फिर उसके बाद से तीसरे नंबर पे क्या था आपका अवर कॉमन फ्यूचर, ये तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे आपका क्या हो जाएगा, रिसोर्सफुल अर्थ, ये चौथे नंबर पे हो जाएगा। तो इस क्रम में आपको लगा लेना है और नीचे अपने देख लेना है कूट में कि ये क्रम किस में फिट आ रहा है और वो आपका सही आंसर हो जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसके अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप पर रेगिस्तान में परिवर्तित होने का सबसे अधिक खतरा है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन है अफ्रीका, बी ऑप्शन है एशिया और सी ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका और डी ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका। तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि किस महाद्वीप पर रेगिस्तान में परिवर्तित होने का सबसे अधिक खतरा है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका। तो अफ्रीका महाद्वीप पर रेगिस्तान में परिवर्तित होने का सबसे अधिक खतरा है, इसको आपको याद रखना है। तो अफ्रीका के दो सबसे बड़े मरुस्थल हैं, उसके बारे में भी आपको याद रखना है। एक तो कालाहारी और दूसरा क्या है आपका सहारा का मरुस्थल। तो सहारा का मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है, इसको भी आपको याद रखना है। तो ये दो बड़े मरुस्थल हैं जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ते हैं। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि रेगिस्तान कैसे बनते हैं। तो देखिए रेगिस्तान जो है बेसिकली ये पृथ्वी पर रेगिस्तान का निर्माण जो है जलवायु परिवर्तन और उसके साथ उच्च दाब के क्षेत्र, ठंडी महासागरीय जलधाराएं आदि अनेक प्राकृतिक घटनाओं की क्रिया के फलस्वरूप जो है सैकड़ों वर्षों में जो है या सैकड़ों वर्षों के बाद क्या होता है रेगिस्तानों का निर्माण होता है। तो ये कुछ प्रोसेस होता है, इसके पीछे कुछ प्राकृतिक घटनाएं होती हैं जिसके वजह से आपका रेगिस्तान का निर्माण होता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि उष्णकटिबंधीय वनों के समाप्त होने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा वैश्विक सरोकार का विषय नहीं है, आपको यह बताना है। तो चार यहाँ पे मुद्दे दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि उष्णकटिबंधीय वनों के समाप्त होने के संदर्भ में कौन सा मुद्दा जो है वैश्विक सरोकार का विषय नहीं है, यानी कि वो उस मुद्दा के अंतर्गत नहीं आता है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है ओजोन की सतह को क्षीण करने में योगदान करने वाले रसायनों को अवशोषित करने की उनकी क्षमता। दूसरा यहाँ पे बी ऑप्शन है धरती के ऑक्सीजन और कार्बन में संतुलन कायम रखने उनकी भूमिका में। दूसरा ऑप्शन हमारा था धरती के ऑक्सीजन और कार्बन में संतुलन कायम रखने में उनकी भूमिका। सी ऑप्शन है धरती और वायु के तापमान, नमी, अंगभूत तत्व तथा परावर्तकता को समन्वित करने की उनकी क्षमता। और डी ऑप्शन है धरती के जैव विविधता में उनका योगदान। तो अब आपको इन चारों में से बताना है कि उष्णकटिबंधीय वनों के समाप्त होने के संदर्भ में या उसके संबंध में कौन सा मुद्दा जो है वैश्विक सरोकार का विषय नहीं है, यानी उस पर चर्चा नहीं की गई। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए ओजोन की सतह को क्षीण करने में योगदान करने वाले रसायनों को अवशोषित करने की उनकी क्षमता। ये जो है मुद्दा वैश्विक सरोकार का विषय नहीं है। किसके संदर्भ में? उष्णकटिबंधीय वनों के समाप्त होने के संदर्भ में। ऐसे ओजोन लेयर की बात की जाए तो उसके संदर्भ में सही है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपसे उष्णकटिबंधीय वनों के समाप्त होने के संबंध में कौन सा मुद्दा जो है वैश्विक सरोकार का विषय है वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये इस मुद्दे के अंतर्गत ये तीनों आते हैं, लेकिन नहीं है उसे हमें बताना है। तो नहीं में आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर है। बाकी ये सब इस मुद्दे से संबंधित है। जैसे बी आपका है धरती के ऑक्सीजन और कार्बन में संतुलन कायम रखने में उनकी भूमिका। तो जाहिर सी बात है कि पेड़ पौधे जो आपका CO2 का लेवल होता है, कार्बन संतुलन होता है, उसको वेल बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये ठीक है। सी ऑप्शन है धरती और वायु के तापमान में नमी, अंगभूत तत्व तथा परावर्तकता को समन्वित करने की उनकी क्षमता। ये भी सही है। वायु जो तापमान है उस टेम्परेचर को मेंटेन करना, नमी को मेंटेन करना, तो ये सब आ जाएंगे इसके अंतर्गत। इसके साथ डी ऑप्शन है धरती के जैव विविधता में उनका योगदान। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है, तमाम तरह के जो वर्षा वन आपके हैं, तो ये किसके वजह से? ये उष्णकटिबंधीय जो वन है इसी की वजह से। तो जंगल नहीं रहेंगे तो वहाँ पे जीव कैसे रहेंगे, आप इतनी विविधता कैसे देख पाएंगे? तो ये तीनों जो है वैश्विक सरोकार का मुद्दा है, लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि कौन सा मुद्दा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वैश्विक सरोकार का मुद्दा नहीं है उष्णकटिबंधीय वनों के समाप्त होने के संबंध में। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि शहरी क्षेत्रों में प्रदूषणकारी गैस कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रमुख स्रोत क्या है, आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। देखिए पहला जो ऑप्शन है तापीय शक्ति क्षेत्र, बी ऑप्शन है परिवहन क्षेत्र और सी ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र और डी ऑप्शन है घरेलू क्षेत्र। तो अब इन चारों विकल्पों में से आपको यह बताने का प्रयास करना है कि जो शहरी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर प्रदूषणकारी गैस जो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका प्रमुख स्रोत क्या है इन चारों में से।
तो देखिए इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, परिवहन क्षेत्र। तो परिवहन क्षेत्र से जो है शहरी क्षेत्रों में ज़्यादातर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, इसको आपको याद रखना है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्वाधिक उत्सर्जन किससे होता है, परिवहन क्षेत्र से, कार्बन मोनोऑक्साइड का। अब इससे क्या समस्या होती है शहरी क्षेत्रों में, तो देखिए इससे बेसिकली ये समस्या होती है कि ये गैस हमारे अंदर जो हीमोग्लोबिन से संयोजन कर सांस लेने में परेशानी उत्पन्न करती है, और इसी परेशानी की वजह से कई लोगों की जान भी चली जाती है। तो ये क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड सीधे हमारे शरीर के अंदर जाता है और ब्लड में घुल जाता है, और ये क्या उत्पन्न करता है, बहुत दिक्कत मतलब परेशानी उत्पन्न करता है। अब जाहिर सी बात है कि ये एक जहरीली गैस है, तो ये शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन में अगर मिल जाएगी तो शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ये क्रिएट करेगी, और इसी प्रॉब्लम की वजह से कितने लोगों की डेथ हो जाती है शहरी क्षेत्रों में। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया। अब परिवहन क्षेत्र में सभी गाड़ियों से नहीं, जैसे जो डीजल से चलने वाली बहुत सारी गाड़ियां होती है, ट्रक है, बड़े बड़े टेम्पू हैं, तो इनको जब ईंधन को बर्न किया जाता है, तो जब ईंधन जल जाता है तो उस अपशिष्ट के रूप में ये गैस कहाँ निकलती है, बाहर निकलती है। बाहर निकलने के बाद हवा में मिल जाती है, और हवा से ही हमारे शरीर के अंदर ये जाती है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया की समस्या से संबंधित सर्वाधिक व्यापक उपागम है, आपको बताना है। देखिए उपागम का मतलब विधि होता है। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन संरक्षण उपागम, बी ऑप्शन है शहरी औद्योगिक समृद्धि उन्मुख उपागम, और सी ऑप्शन है ग्रामीण कृषि समृद्धि उन्मुख उपागम, और डी ऑप्शन है वाटर शेड विकास उपागम। तो अब आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से कि कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा। देखिए अन्योन क्रिया को परस्पर क्रिया भी कहा जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है। और क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा उपागम या विधि मानव पर्यावरण की परस्पर क्रिया की समस्या से संबंधित सर्वाधिक व्यापक उपागम या विधि है। तो इन चारों में से ही आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, वाटर शेड विकास उपागम। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया की समस्या वह होती है जब मानव पर्यावरण में उपस्थित संसाधनों का दोहन करता है, जिसके फलस्वरूप कई सारी समस्याएं उत्पन्न होती है, और इन समस्याओं को रोकने के लिए मानव द्वारा अनेक योजनाएं एवं कार्य युक्ति का निर्माण किया जाता है, जैसे में कि वाटरशेड विकास उपागम। इस योजना के तहत पानी का जो है युक्तिपूर्ण या सही तरीके से जो है उपयोग किया जाता है, या उस पर बल दिया जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि वाटरशेड विकास उपागम का मतलब क्या है। तो बेसिकली इसका मतलब है, या इस योजना का यह मतलब है कि इसके तहत पानी का जो है समझदारी पूर्वक जो है उपयोग करना है हमें। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि ईंधन बैटरी चलित वाहन ऊर्जा किसके दहन से प्राप्त होता है, आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है मीथेन से, बी ऑप्शन है हाइड्रोजन से, और सी ऑप्शन है एलपीजी से, और डी ऑप्शन है सीएनजी से। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन से। ईंधन बैटरी चलित वाहन ऊर्जा हाइड्रोजन के दहन से जो है प्राप्त होता है, आपको याद रखना है। देखिए इसमें क्या होता है कि ईंधन सेल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को सम्मिश्रित कर विद्युत धारा का निर्माण करता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि आम व्यक्तियों की त्रासदी कहावत निम्न में से किसके संदर्भ में है, आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। देखिए पहला जो ऑप्शन है जहरीली गैस फैलाने के कारण नुकसान से संबंधित घटना, बी ऑप्शन है गरीब लोगों की दुखद स्थिति, सी ऑप्शन है नवीकरणीय निःशुल्क उपलब्ध संसाधनों का क्षय, और डी ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, नवीकरणीय निःशुल्क उपलब्ध संसाधनों का क्षय। ये जो है आम व्यक्तियों की त्रासदी कहावत के संदर्भ में जो है आपको इसे याद रखना है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आम व्यक्तियों की त्रासदी की अवधारणा नवीकरणीय निःशुल्क उपलब्ध संसाधनों के क्षय से संबंधित है, और यह गैरेट हार्डिन के आर्थिक सिद्धांतों पर पूरी तरीके से आधारित है। यह एक आर्थिक समस्या है जिसमें हर व्यक्ति उपलब्ध संसाधनों में से सबसे बड़ा है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है।
इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। आई होप कि इसके बारे में आपको पता होगा कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। पहला जो ऑप्शन है ओजोन अवक्षय से संबंधित है, बी ऑप्शन है खतरनाक अपशिष्ट से संबंधित है, और सी ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, और डी ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित है। तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जलवायु परिवर्तन से जो है संबंधित है आपका क्योटो प्रोटोकॉल। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा जो है हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। यह इस संधि में शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए जो है प्रतिबद्ध करती है। और क्योटो प्रोटोकॉल जो कि जापान में एक क्योटो शहर है उसी के नाम पे इस प्रोटोकॉल का यहाँ नामकरण हुआ है, इसको भी आपको याद रखना है। और इसकी शुरुआत जो है क्योटो यानी कि जापान में 11 दिसंबर 1997 को जो है इसको अपनाया गया था, इस क्योटो प्रोटोकॉल को। और ये किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से, आपको इसे याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पृष्ठीय ओजोन की प्रदूषक के रूप में संभावित विचरना का उत्सर्जन स्रोत कौन सा है। देखिए पृष्ठीय ओजोन का मतलब सतही ओजोन भी इसको बोला जाता है, तो इस तरीके से भी आप इसे याद रखते हैं कि इन सभी विकल्पों में से पृष्ठीय ओजोन की प्रदूषक के रूप में संभावित विचरना का उत्सर्जन स्रोत कौन सा है, आपको बताना है। देखिए विचरना का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है। देखिए पहला जो ऑप्शन है परिवहन क्षेत्र, और बी ऑप्शन है प्रशीतन और वातानुकूल, और सी ऑप्शन है वेटलैंड्स, और डी ऑप्शन है उर्वरक। देखिए क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि जो सतही ओजोन होता है जिसको यहाँ पे पृष्ठीय ओजोन कहा जा रहा है, वो किन प्रदूषकों से मिलकर जो है यहाँ पे सतही ओजोन जो है आपका तैयार होता है। बेसिकली यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, परिवहन क्षेत्र। अब देखिए कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो पृष्ठीय ओजोन के प्रदूषक के रूप में संभावित विचरना, देखिए विचरना का मतलब रचना या गठन इस तरीके से, या फॉर्मेशन इंग्लिश में इसको बोलते हैं। तो पृष्ठीय ओजोन के प्रदूषक के रूप में संभावित विचरना का उत्सर्जन स्रोत परिवहन क्षेत्र है। अब समझ लीजिए यहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मतलब ये जो पृष्ठीय ओजोन है कैसे तैयार होता है, ये लेयर कैसे बनती है। तो जो परिवहन क्षेत्र होते हैं उनमें ट्रकों, बसों, ऑटोमोबाइल एवं अन्य परिवहन साधनों के प्रदूषण स्रोत में जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, वाष्पशील कार्बन यौगिक और हाइड्रोकार्बन शामिल होते हैं। अब ये होता क्या है कि यह सूर्य के प्रकाश के साथ रासायनिक क्रिया करते हैं और जमीनी स्तर पे ओजोन का निर्माण करते हैं, जिसको हम सतही ओजोन कहते हैं या पृष्ठीय ओजोन कहते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको वहाँ पे क्लियर करने का प्रयास करूँगा। लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। अदरवाइज नहीं समझ में भी आता है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 25। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि इस वीडियो में हम लोक विकास एवं पर्यावरण वाले यूनिट से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि विगत वर्षों में पूछे गए हैं उनको एक्सप्लेनेशन के साथ जो है कंप्लीट करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। देखिए वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। इसके साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं दूसरे दोस्तों को, ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। और इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से आप उसको प्रेस कर सकते हैं इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। इसके साथ ही साथ आपका एग्जाम कब होगा, इस प्रकार के जो भी अपडेट्स आपको मुझे मिलेंगे मैं उसके बारे में आप सभी को अपडेट कर दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।